Good morning, everyone, and welcome to the sixth module of our training related to school health and wellness. So far, we have covered a number of topics. Started with growing up healthy. We also talked about, gender. We talked about how unhealthy habits could develop in kids and what sort of assistance they need in those circumstances. And in today's session, we are going to focus on nutrition, health, and sanitation, and how we can, spread this awareness among our students as well. जैसे हम लोगों ने सबसे पहले सेशन में ही बात की थी कि इन ए हेल्दी बॉडी रिसाइड्स ए हेल्दी माइंड, right? An idea of wellness basically implies that both body and mind are in perfect condition. और इसके लिए जो है न्यूट्रिशन एक बहुत ही की रिक्वायरमेंट है. तो इस मॉड्यूल में हम लोग जो है ये कवर करने वाले हैं कि कैसे जो है किन एक्टिविटीज के जरिए जो है हम बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकें हेल्दी न्यूट्रिशनल और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के प्रति. न्यूट्रिशनल नीड्स जो एडोलेसेंट्स के होते हैं वो हम इंट्रोड्यूस कर सकें. डिफरेंट जो फूड ग्रुप्स जो हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं लोकली, उसके बारे में बच्चों को बता सकें कि व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड दे शुड कंज्यूम इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी एंड फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना. न्यूट्रिशनल डिस्क्रिमिनेशन को भी समझना. न्यूट्रिशनल डिस्क्रिमिनेशन ये हो जाएगा कि जेंडर के बेसिस पर या किसी और बेसिस पर अगर डिफरेंट इंडिविजुअल्स को बराबर न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल पा रही है, दैट इज न्यूट्रिशनल डिस्क्रिमिनेशन. न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ मिथ्स वगैरह होंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. और इसके अलावा जो हम लोग एनीमिया के बारे में चर्चा करेंगे, विच इज वेरी कॉमनली साइटेड अमंग द किड्स. So all these topics are going to be covered in this module. But before that, let's watch this video. Welcome to Phonolux Universe. उनसे बड़ी खुशी के साथ राजन अपनी नानी के घर कुछ दिन रहने जा रहा है. नानी, क्या मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ? नहीं राजन, इन कोल्ड ड्रिंक्स में Is the voice audible to all of you? जाओ हमारे बागीचे से नींबू तोड़ के लाओ. मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना देती हूँ. बगीचे में जाने से पहले चप्पल पहन लेना. अरे वाह, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है. राजन रुको, हमें फल खाने से पहले उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए. हाँ, तुम सही कह रहे हो. राजन और अंकित, खाना तैयार है. आ जाओ खाना खाते हैं. आने से पहले अपने हाथ धो लेना बेटा. लता आंटी, प्लीज मुझे पालक और दही मत दीजिए. मुझे इनका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. राजन, तुम और अंकित अभी बढ़ती उम्र के बच्चे हो और तुम दोनों को स्वस्थ रहने और बढ़ने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए. देखो राजन, आटा और चावल थोड़े से मक्खन और सब्जी के साथ हमको ऊर्जा देते हैं, जबकि दाल और दूध के उत्पाद में प्रोटीन होता है जो शरीर को बढ़ने में मदद करता है. हरी पत्तेदार सब्जी और सलाद में विटामिन और लवण की मात्रा होती है जो हमारे शरीर को रोगों और संक्रमण से बचाते हैं और हमारी त्वचा, बाल एवं आंखों को स्वस्थ रखते हैं. राजन, तुमको पनीर खाना पसंद है ना? तुम्हारे लिए मैं पनीर को पालक में मिला दूंगी ताकि तुम इसका मजा ले सको. थैंक यू नानी, ये सब बताने के लिए. और हाँ लता आंटी, मुझे पालक पनीर पसंद है. राजन, क्या तुम मेरे और मेरे दोस्तों के साथ बाहर मैदान में खेलना चाहोगे? जरूर चलते हैं. मुझे बाहर खेलना पसंद है. ध्यान रखना, खेलने के बाद तुम दोनों खुद को अच्छे से साफ कर लेना. लता आंटी, हमेशा साफ रहना इतना जरूरी क्यों है? बच्चों, अपनी व्यक्तिगत सफाई रखना और बार बार अपने हाथ धोना बेहद आवश्यक होता है. ये तुमको कीटाणुओं और बीमारियों जैसे डायरिया, निमोनिया एवं कोविड-19 से बचाता है. व्यक्तिगत सफाई रखने की अच्छी आदतें हमको सुरक्षित और स्वस्थ रखती हैं. मेरी क्लास टीचर ने बताया था कि हाथ धोने के साथ हमको रोज नहाना और दिन में 2 बार अपने दांत ब्रश से साफ करने चाहिए.
बिल्कुल सही। इसके साथ साथ भोजन संबंधित सफाई भी बेहद आवश्यक है। हमें खाने का सामान खरीदने से पहले जांचना चाहिए और घर ले जाकर उनको अच्छे से साफ करना चाहिए। हमको कच्चे और पके खाने के सामान को अलग अलग रखना चाहिए और उनको दूषित होने से बचाने के लिए ढकना चाहिए। हमेशा साफ बर्तन में पकाकर ताज़ा खाना चाहिए और बचे खाने को ठंडा करके सफाई से रख देना चाहिए। क्या इसलिए ही आप लोहे के बर्तन में खाना पकाती हैं? माँ ने बताया था कि इससे खाने की पोषण संबंधी क्षमता बढ़ जाती है। अब मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। मैं नारियल और गुड़ के लड्डू बना रही हूँ। जब तक तुम वापस आओगे तब तक ये तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता है खुले में ये सब करना अच्छी आदत नहीं है। हमारा देश वैसे ही खुले में शौच करने की समस्या से जूझ रहा है। अंकल, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? खुले में ये सब करना अच्छी आदत नहीं है। हमारा देश स्वच्छता अभियान चला रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि अगली बार से आप सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करें। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं सार्वजनिक शौचालय का ही उपयोग करूंगा। धन्यवाद अंकल। लोगों को ऐसी आदतों और खुले में शौच के खतरनाक प्रभावों को जरूर जानना चाहिए। ये मैले पदार्थ पानी को दूषित करते हैं और हमारे घर पहुंच जाते हैं। हाँ, और कीड़े इन कीटाणुओं को हमारे घर तक पहुंचा देते हैं, जिससे हमारा खाना दूषित हो जाता है। दुख की बात है कि लोग इन चीजों का ध्यान नहीं रखते। ज्योति गिर गई, चलो उसकी मदद करें। ओह नहीं, ये मेरी दोस्त ज्योति है। चलो दौड़कर देखें। कुछ दिन पहले हम सब खेल रहे थे, तब वो बेहोश होकर गिर गई। बाद में उसने बताया कि उसने उस दिन अपना लंच नहीं खाया था। चलो उसको पास के स्वास्थ्य केंद्र लेके चलते हैं और प्लीज उसके माता पिता को कोई सूचित कर दे। डॉक्टर, हमारी दोस्त बेहोश हो गई है। प्लीज चेक करिए कि ये ठीक है। यह कमजोर और एनीमिक लग रही है। ज्योति, क्या तुमने आज नाश्ता किया था? नहीं डॉक्टर, मैं अक्सर नाश्ता नहीं करती क्योंकि मुझे सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। ज्योति, यह ठीक नहीं है। बहुत सारे किशोर नाश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन नाश्ता करना बहुत जरूरी होता है ताकि पूरे दिन ऊर्जा बनी रहे, और यह शैक्षणिक प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है। मेवे और पत्तीदार सब्जियां खाने से हमारे अंदर आयरन की कमी नहीं होती, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। अगर तुम्हें कभी भी अचानक से थकावट या सुस्ती लगे, तो तुरंत बड़ों को बताओ या पास के डॉक्टर अथवा किसी उचित स्वास्थ्य केंद्र पर जाओ। याद रखो ज्योति, तुम्हारी उम्र की बहुत सारी लड़कियों को मासिक धर्म शुरू हो जाता है, जिस वजह से हर महीने रक्त की कमी होती है। इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम आयरन से भरपूर भोजन लो। हमारी सरकार किशोर स्वास्थ्य को सहयोग प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रमों का संचालन कर रही है, जिसके तहत साप्ताहिक आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोली पूरक आहार के रूप में प्रदान करी जाती है। साथ ही राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस का आयोजन करती है, ताकि तुम लोगों को संक्रमण और रोगों से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। हाँ डॉक्टर साहब, ये सब हमारी स्कूल की किताब में भी लिखा है। हम ये जरूर सुनिश्चित करेंगे कि हम अपने स्वास्थ्य, सफाई और पोषण का ध्यान रखें। किशोरावस्था के दौरान पोषण की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यह वक्त तेजी से बढ़ोतरी एवं विकास का होता है। विद्यार्थियों को संतुलित आहार के साथ सफाई और सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संतुलित पोषण शारीरिक विकास में सहायक है एवं भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को रोकता है। So it was very informative video, and I think it covers all the major themes that we are going to discuss in this module. I would like you to like quickly take 2 minutes and jot down the key points that you observed in this video. इस वीडियो में किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, बस छोटे छोटे पॉइंटर्स में आप लोग जो है नोट कर लीजिए। आई थिंक सबसे पहले जो है इसमें न्यूट्रिशन पर जो है जोर दिया गया था, न्यूट्रिशन एंड बैलेंस्ड डाइट। लेकिन उससे पहले क्या मेंशन किया गया था? यस, हाइजीन पर जो है ध्यान दिया गया था।
इसके अलावा और किन थीम्स को कवर किया गया था? एनीमिया के बारे में लास्ट में कवर किया गया था। एनीथिंग एल्स? हाँ, सरकार के द्वारा जो है किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, इसके बारे में भी चर्चा की गई थी। और साथ साथ जो है मेरे ख्याल से इस चीज पर भी एम्फेसिस डाला गया है कि एडोलेसेंट्स में जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कंपेयर टू लाइक अदर एज ग्रुप्स। आप इसके बाद भी ये बता सकते हैं कि एडोलेसेंट्स में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा होती है? उस समय जो है शरीर के साथ साथ मानसिक विकास भी होते रहता है। जी, शरीर और मानसिक, शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों तेजी पर रहते हैं और उस समय जो है शरीर को ज्यादा जो है न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो वेरी उस गुड, समय इसीलिए थैंक यू सर, वेरी नाइस सर। गोपी सर। हाँ हाँ, ठीक है केदार जी। अच्छा ठीक है सर, इसलिए कि पास ऑन कर देते थे, माइक को पास रख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि इस समय न्यूट्रिशन की आवश्यकता इसलिए अधिक पड़ती है क्योंकि अधिक उसका शारीरिक और आपका जो मानसिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। और इससे पहले इसका शरीर काफ़ी छोटा होता है, लेकिन एडोलेसेंस में आके जो इसका शारीरिक और जो खास करके इसका हेल्थ पे जो होता है, हेल्थ इशू के लिए जो बेटर हो, इसके लिए खास करके ध्यान दिया जाता है इन सारी चीज़ों को। वेरी नाइस सर, थैंक यू। हमारे एज के अनुसार जितने भी स्टेज बटे हुए हैं उस स्टेज में हमको उस हिसाब से न्यूट्रिशन समय समय पर लेना पड़ेगा, नहीं तो हम कमजोर हो जाएंगे। और Very जितना nice, sir. Very good. It shows the importance of nutrition, right? Anyone from this side? प्रज्ञा मैम? ठीक है, तो आप भी बोल दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने बोल दिया तो आपके बोलने का जो है जरूरत खत्म हो गया है। सर एज के हिसाब से जैसे जैसे हम लोग मतलब कि चेंजेस आते हैं बॉडी में, उस टाइप से हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए। Very nice. Thank you. जैसे कि सर अभी बच्चे हरा सब्जी नहीं खाना चाहते हैं, तो बच्चे को वो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, ताकि उन्हें समझाना चाहिए कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद है। Very important. Very nice, ma'am. Thank you. सर इसमें जैसे अभी दिखाया है कि जैसे एक मतलब पुरुषों के लिए जरूरी है न्यूट्रिशन, उसी तरह इसमें भी दिखाया है कि लड़कियों के लिए भी न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, अगर बिल्कुल। उसका शरीर कमजोर हो जाएगा तो फिर आगे जाके उसको बहुत सारा प्रॉब्लम को क्रिएट हो जाएगा उसके शरीर में। बिल्कुल, और बिल्कुल। जेंट्स के साथ भी वही है कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनमें अगर शक्ति नहीं आएगा तो वो आगे काम कैसे करेंगे। और लड़की अभी से कमजोर होगी तो फिर आगे जाके उसको मतलब जब वो प्रेगनेंसी जब होगा तो उस समय उसको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो ये Very बताया important, गया ma'am. है। Very nice, ma'am. So it's like the more responses you get, the more perspectives you cover actually, and your understanding actually develops even more. Adolescence में जो है normally एक growth spurt आता है। देखिएगा कि बच्चों की हाइट जो है अचानक से 7, 8, 9 में आके जो है अचानक से उनकी हाइट बढ़ने लगती है। पिछली सेशन में जो बच्चा आपके कमर के पास होता था वो हो सकता है कि वो आपके कंधे के बराबर हो गया हो या फिर आपसे ऊपर भी चला गया हो, राइट? और इस ग्रोथ स्पर्ट के टाइम में जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर वो पूरी नहीं हो पाएगी तो बच्चों में जो है ग्रोथ भी रुकने का डर होता है। दूसरा, जैसे कि मैम ने पॉइंट आउट किया कि इस एज में जो है जो गर्ल्स जो होती हैं तो उनका जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है। तो मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत के साथ ही जो है मंथली जो है उनके बॉडी से एक ब्लड का लॉस भी शुरू हो जाता है। तो उसको फुलफिल करने के लिए उनको जो है आयरन और फॉलिक एसिड वगैरह सब की जरूरत पड़ेगी, जो कि उनके बॉडी में ब्लड की मात्रा को मेंटेन कर सके। नाउ जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं इनको ब्रॉडली जो है 3 ग्रुप में बांटा जाता है: एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। थोड़ा सा जो है मैं आप लोगों को बायो का एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूं कि आप लोगों को पता है कि जितना भी लाइफ फॉर्म है सब सेलुलर लेवल पर ही एग्जिस्ट करता है। छोटे से छोटा जीव हो कि बड़ा से बड़ा हाथी हो कि ब्लू व्हेल हो, सब सेल्स से ही बने हुए हैं। और जो भी आपके की लाइफ प्रोसेसेस हैं वो उसी कोशिका या सेल के स्तर पर ही जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब यहां पर देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारी बॉडी में चल रहा होता है।
एक तो ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कहीं हम लोग ग्रोन अप हैं, फिर भी हमारा कभी कट गया, कहीं टूट गया, राइट, या फिर कोई काम करते वक्त हमारे मसल्स में ही जो है कुछ कभी कभी होता है ना, दर्द होने लगता है, वहां पर सेलुलर लेवल पर डैमेज हुआ होता है, तो उसको जो है बॉडी को खुद से हील करना है, उन सेल्स को जो है रिपेयर करना है या फिर उसको रिप्लेस करना है बॉडी को। और उस रिप्लेस करने के लिए उसको फिर नया नया जो है बनाना पड़ेगा मॉलिक्यूल, जो कि नया सेल फॉर्म कर सके। ग्रोथ के प्रोसेस में भी यही चीज होती है। आप सबको पता होगा कि हम सबके लाइफ की जर्नी जो है वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू हुई थी, एक सेल से ही। मां के गर्भ में सबसे पहले वही एक सेल बना था, जाइगोट कहते हैं उसे, और उसी सेल से जो है फिर हम जब पैदा हुए तो इतने बड़े रहे होंगे, बड़े होने के बाद जो है इतने बड़े हुए, और थोड़ा सा इतने, अब तो नहीं बड़े हो सकते, जहां पर है वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन हाँ और फैल सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट लाइक वी आर ग्रोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल जो है वो डिवाइड कर करके अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं, और उसी वजह से जो है हमारा साइज जो है वो बढ़ रहा है। सेल का साइज नहीं बढ़ता है एज सच, बढ़ता क्या है, सेल्स की संख्या बढ़ती है। तो उन नए सेल्स को बनाने के लिए हमें जो है किसकी जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। एंड दिस इज व्हाई प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अब ये सेल जो आपका होगा वो जो नए मॉलिक्यूल्स तैयार करेगा या नए सेल तैयार करने के लिए खुद को जो है वो डेवलप करेगा, इस प्रोसेस में उसे एनर्जी खर्च करना होता है। इसके अलावा जो हमारे दूसरे बॉडीली फंक्शंस हैं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग गर्दन हिला रहे हैं, इसमें भी एनर्जी लग रही है। आप बैठे हुए हैं, आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपका जो है लंग्स जो है वो काम कर रहा है, इसमें भी एनर्जी खर्च हो रहा है। सोए हुए हैं तभी हमारा हार्ट बीट चल ही रहा है, ब्रीदिंग हमारी चल ही रही है। तो बेसिकली एवरी लिविंग मोमेंट यू नीड एनर्जी टू कैरी आउट दिस लाइफ प्रोसेसेस। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी गिविंग फूड चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपके बॉडी पर जो है 24/7 अटैक भी चल रहा है। डिफरेंट जर्म्स, माइक्रोब्स आपके बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं हर एक मोमेंट। और जब ये जर्म्स और माइक्रोब्स आपके बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो आपके सेल के लेवल पर जो है वो इंफेक्शन क्रिएट करना जो है वो शुरू करते हैं। अब ऐसे में आपके बॉडी को उनसे भी लड़ना होगा। इसके लिए डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है आपके बॉडी का, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, राइट। तो इम्यून सिस्टम क्या करता है कि वहां पर वो फाइट करता है, लेकिन उस फाइट करने के लिए भी उस तरह के फाइटर सेल्स की संख्या को बढ़ाना पड़ता है, समझे कि नहीं। और उन फाइटर सेल्स की संख्या को बढ़ाने के लिए आपको जो है कुछ खास तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। इस तरह से ओवरऑल फूड को जो है 3 ग्रुप में बांटा गया है, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं फूड दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फूड दैट कंटेन फैट। फैट जो है ये भी एनर्जी गिविंग फूड ही है, लेकिन इसमें क्या है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कम मात्रा में ही फैट रहेगा तो भी जो है वो एनर्जी जो है वो ज्यादा दे देगा। नहीं तो यानी कि आप 2 रोटी खाइएगा और उसी जगह पर अगर 1 रोटी में थोड़ा सा घी लपेट के खा लिए, बात जो है वो बराबर हो गया। अब ये नहीं कि 2 रोटी भी खाएंगे ऊपर से घी भी लगा के खाएंगे, तब बात थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। और यहीं से जो है हम लोग को फिर आगे मूव करना है। वी विल चेक आउट फूड पिरामिड। नाउ इफ यू चेक आउट दिस फूड पिरामिड, यू हैव द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, कि किस क्वांटिटी में हमें कौन सा फूड लेना चाहिए। सबसे बॉटम पर क्या है सर, यू कैन पास ऑन द माइक। ध्रुव सर, आपके बॉडी में एनर्जी गिविंग फूड का सप्लाई सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए आपका काम रहेगा माइक को पहुंचाना। ठीक है। तो विच टाइप ऑफ फूड डू यू सी एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड? You have energy giving food, cereals, bread, rice and chapatis. 6 to 11 servings हो गई ये, राइट। इससे ऊपर बढ़ने पर क्या है, प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्शन फूड, सॉरी। तो प्रोटेक्शन देने वाले जो फूड हैं इनमें क्या सब आते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को हम लोग किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं? सॉरी, वेजिटेबल्स और फ्रूट को हम अपने डाइट में कैसे इंक्लूड करते हैं? मैम को पास ऑन करिए माइक।
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सर हम कुक करके भी खा सकते हैं और स्टीम करके भी और सैलेड के रूप में भी। Okay, so we can either cook it, we can steam it, or we Yes, can use it or consume it as salad, right? Yes, Very nice, thank you, ma'am. अब इसके अलावा जो है बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि वो फूड आइटम्स विच आर गोइंग टू बी रिच इन प्रोटीन्स. What do we have here? Meat, poultry, and nuts, pulses, milk, etc. मिल्क योगर्ट, राइट? दूध दही वगैरह सब हो गया आपका. तो ये जो फूड आइटम है इसकी मात्रा देखिए कितना है इसका सर्विंग? 2, 3. 2 to 3, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में हम किस तरह का फूड कंज्यूम कर रहे हैं? एनर्जी गिविंग फूड जो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है जी, वो सबसे ज्यादा मात्रा में हम कंज्यूम कर रहे हैं. प्रोटेक्टिव फूड जो है वो रिलेटिवली हमें कम रिक्वायरमेंट है ना? और जो आपका बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि प्रोटीन रिच डाइट है उसकी रिक्वायरमेंट उससे भी थोड़ी कम है. ये थोड़ा कम ही खाइएगा, इसमें ही आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो जाएगा. व्हाट डू वी हैव एट द टॉप? Oils, ghee, butter, and sugars. Energy giving food. अगेन एनर्जी गिविंग फूड, राइट? लेकिन इस बार क्या है इसमें? ऑयल्स. Oils, ghee, butter, and sugars. लेकिन एक और चीज है वहां पर, शुगर. शुगर जो है वो फैटी फूड नहीं है, लेकिन शुगर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ढेर थोड़े से चीनी में ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा. तो थोड़ा ही चीनी, अगर आप 5 ग्राम ही चीनी अगर आप खा रहे हैं मतलब आपको एक टाइम का खाना बंद करना चाहिए. अब देखिए इसमें से एक खास चीज ये हो जाती है कि ये फूड पिरामिड जो है हमको विजुअली ये दिखा देता है कि किस तरह के कंटेंट की मात्रा कितनी रहनी चाहिए हमारी डाइट में. ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए. ये नहीं कि अब घी बहुत बढ़िया चीज है तो पकड़ के जो है एकदम से लपेट दिए. यस, किस तरह का हम. यस प्लीज सर को माइक पास ये जो करिए. पिरामिड है सर, ये डिफरेंट टाइप्स के वर्क पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वर्क करते हैं और उस तरह के आपके खाना की आवश्यकता होती है. बिल्कुल, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं सर? जैसे मान लीजिए कि कोई खेत में काम कर रहा है लेबर, कोई अगर खेत में काम कर रहा है जो कि बॉडी से अगर कोई काम कर रहा है उसके लिए ज़्यादा फैट या एनर्जी की इनपुट होगा, जबकि कोई अगर मेंटली काम कर रहा है तो उतना उसके लिए नहीं होगा. कह सकते हैं. ओके, मेंटली वाले की जगह पर हम ये बोलेंगे कि जो बैठ के काम कर रहा है, डॉक्टर से आ जाए या अदरवाइज है ना? डिफरेंट टाइप्स. कारण ये है कि दिमाग का यूज सब जगह चल रहा है. कुदाल चलाने वाला किसान जो है उसको भी बहुत एंगल का ध्यान रखना पड़ता है. जितना ज्योमेट्री हम लोग क्लास में पढ़ाते होंगे उससे अधिक मेरे ख्याल से वो अप्लाई करते होंगे वहां पर. नहीं, किस एंगल पर कुदाल चलाएंगे तो ज्यादा गहराई तक जाएगा और कम एफर्ट लगेगा. बट ये वेरी गुड एग्जाम्पल कि लाइक बेस्ड ऑन योर ऑक्यूपेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ these nutrients may vary, but still the pyramid remains the same in the sense that आपको सबसे अधिक जरूरत होगी एनर्जी गिविंग फूड की, और इसके अलावा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जो है कम रिक्वायरमेंट होगी, उससे थोड़ी कम रिक्वायरमेंट होगी प्रोटेक्शन वाले फूड की, उससे कम थोड़ी रिक्वायरमेंट होगी आपकी प्रोटीन वाले फूड की. अब एक चीज इसमें और ध्यान ये रखना होता है कि आप लोग जो है क्लास 8 वगैरह में डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में साइंस के टीचर पढ़ाते होंगे, है ना? तो जब हम डेफिशिएंसी डिजीजेस को देखते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की कमी से बीमारियां होती हैं, लेकिन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाती है. प्रोटीन कम है आपकी बॉडी में तो वो भी नुकसान देगा, लेकिन अगर आप प्रोटीन रिच डाइट कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं तो उसका भी आपके किडनी पर बुरा असर पड़ जाएगा. इसीलिए जो है बच्चों के बीच में खास करके जो है एक ट्रेंड नया में बनता जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं और प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हैं. अब आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके बॉडी का एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है प्रोटीन का. जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है यानी कि उसके बॉडी में जो है मसल वगैरह के ग्रोथ का ज्यादा स्कोप है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा मात्रा में प्रोटीन को भी जो है मेटाबोलाइज कर पाएगा. लेकिन मान लीजिए कि हम प्रोटीन पाउडर पी लिए और आराम से बैठ के जो है सोफा पर सिनेमा देख रहे हैं, तब ऐसे में क्या होगा, वो प्रोटीन मेटाबोलाइज नहीं होगा तो वो प्रोटीन कहां प्रेशर क्रिएट करेगा, हमारे किडनी पर कर देगा. सेल के फॉर्म में जब वो नहीं टूटेगा तो प्रॉब्लम करेगा. बिल्कुल, देखिए नॉर्मली जो है प्रोटीन के डाइजेशन का साइकिल क्या होता है कि इट इज ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स and those amino acids basically like combine with other molecules like like fatty acids, carbohydrate वगैरह, और वो different जो है आपके
सेल का हिस्सा बनाते हैं। अब जो अगर यूज नहीं होगा तो उसको बॉडी को तो फिर से निकालना पड़ेगा। बॉडी को निकालना पड़ेगा तो उसमें किस पर लोड ज्यादा पड़ जाएगा? किडनी पर लोड ज्यादा पड़ेगा। अब किसी से आप जबरदस्ती ज्यादा जो है काम करवाइएगा, इवेंचुअली वो थक जाएगा आपका। तो इसलिए जो है इस फूड पिरामिड को जो है हमको बच्चों को भी जो है ये पास ऑन करना है कि भाई देखो, पहला तो ये होगा कि हेल्दी डाइट में इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इन रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई चीज जो है वो एक्सेस में जो है वो नहीं होना चाहिए। आप ही रखिए इसको ताकि आप बाद में भी टीचर्स को पास ऑन कर सके। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह पे काफी एम्फेसिस डालते हैं दैट वी शुड लाइक इंक्लूड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट इन आवर डाइट एज मच एज वी कैन। लेकिन ये एज मच एज वी कैन वाली बात पर जो है हमें नहीं जाना है। यस, कारण ये होता है कि जैसे कि रफेज के बारे में कहा जाता है ना कि रफेज इज गुड फॉर आवर गट हेल्थ, कॉन्स्टिपेशन वगैरह को दूर रखता है। लेकिन वही अगर रफेज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी आपके डाइट में तो उससे ब्लोटिंग हो सकता है, गैस फॉर्म हो सकता है। तो यानी कि हर एक चीज का उल्टा पहलू है, और इसलिए बैलेंस रहना जो है दिस इज ए की रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि फूड जो है वो बॉडी में कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है। फूड पिरामिड के बेसिस पर हमने ये देखा है कि कौन सी फूड किस क्वांटिटी में हमें कंज्यूम करना चाहिए आइडियली, राइट। न्यूट्रिएंट्स नीड को पूरा करने के लिए जो है हमें डिफरेंट फूड ग्रुप से जो है एक बैलेंस जो है लेना है। अब ये नहीं कि बहुत सारे लोगों का जो है बचपन में देखा करते थे कि बहुत सारे लोग जो है वो रोटी और चीनी मिला के खा लेते थे। हम लोग भी बचपन में कई बार खाते थे, या रोटी के साथ जो है नमक तेल मिला के जो है हम खा लिए, राइट। Those were the days, like when vegetable was a very scarce commodity. इतना, सॉरी मैम, यस, चीनी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको मिला के खा लेते थे हम लोग। मकई की रोटी के साथ जो है नमक तेल मिलाकर जो है वो खाते थे। तो ऐसे में क्या होता था, लेकिन देखिए अगर उसके साथ हम लोग लेकिन फिर क्या करते थे, जैसे कि अब अभी का सीजन आ गया, ढेर सारा साग खाते थे। नहीं, अब पहले वाला कहाँ सर, खेसारी का साग खाते थे, बथुआ का साग खाते थे, चना का साग खाते थे, मटर खाते थे, मतलब कि बेसिकली जो भी उगा सबको हम लोग खा जाते थे। अब क्या हो जाता है लेकिन कि अब ये जो साग वगैरह है वो तो थोड़ा लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल हो गया है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट अब थोड़ा बढ़िया हो गया है कि चलिए ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो मार्केट में अब ज्यादा अवेलेबल होने लगे हैं। लेकिन हाँ, उसके साथ भी एक एसोसिएटेड रिस्क हो गया है, पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो काफी ज्यादा यूज होता है, तो पेस्टिसाइड वगैरह हमारे फूड चेन में एंटर जब करता है तो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कुल मिलाकर जो है हर एक चीज होना चाहिए, और हर एक चीज जो है वो एक उचित मात्रा में होना चाहिए। और हाँ, बच्चों के केस में हमें एक और चीज क्या उन्हें वार्न करना है कि बेटा एड देख के खाना नहीं खाना है। वैसे हम लोग भी एड देख के ही खाना कई बार खा लेते हैं। टीवी पर कभी जो है वो क्या है, KFC का एड देखते हैं? नहीं देखे हैं? चिकन ऐसे करके खाता है कि लगता है कि एक ही साथ बिस्किट भी आ रहा है, बटर भी आ रहा है, बिल्कुल अजीब, मतलब ऐसा दिखाएगा कि मुंह से पानी आ जाएगा। और फिर अगली बार आप चिकन करी नहीं खाने जाइएगा, आपकी कोशिश होगी कि जाके KFC का जो है वो चिकन खाए, हम चिकन विंग और क्या क्या बनाते हैं वो लोग। नहीं, ऐसे ही जो है क्या तो है भाई, सबवे वगैरह का ऐड आता है, मुंह से पानी आएगा, बर्गर खाने का मन करेगा, है कि नहीं। डोमिनोज वाले का ऐड आएगा, मन करेगा कि तुरंत दरभंगा जाके जो है सबसे पहले पिज्जा खा ले हम। अब चलिए ठीक है, बच्चा दरभंगा जाके पिज्जा नहीं खाएगा, लेकिन अब आपके लोकल मार्केट में भी ये चीजें मिलने लगती है ना, तो बच्चे का पहला टारगेट क्या हो जाता है। स्कूल में ही जब हम लोग ये मेला ऑर्गेनाइज करते हैं तो बच्चों का जो है पहला फोकस किधर चला जाता है? नहीं, चाउमीन, ढेर सारा चाउमीन खाने का प्रयास करेंगे, बर्गर खाने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा फूड कल्चर जो है ये भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब और मीडिया के इन्फ्लुएंस से काफी ज्यादा प्रभावित हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अभी केदार सर, बचपन में आपका ब्रेकफास्ट क्या होता था नॉर्मली? बचपन में सर रोटी खाते थे सर, रोटी सब्जी यही सब। अच्छा, स्कूल जाते थे तो यही सब खा के जाते थे। और उसके बाद? उसके बाद भात सर। दोपहर में भात खाते थे नहीं? जी।
स्कूल में ही भात लेके जाते थे नहीं या नहीं, फिर स्कूल में तो स्कूल से रोटी आने के लेके बाद? जाते, स्कूल में तो रोटी लेके जाते। अच्छा, तो एक बार सुबह ब्रेकफास्ट कर लिए रोटी, हाँ हाँ फिर स्कूल में और रोटी लेके गए, लंच में खा लिए वहां जी पर लंच ब्रेक में, जी। और तो लौट वैसे सर बाहर में भी खाते थे, बाहर में भी जैसे गोलगप्पा वगैरह होता था, ये सब खाते ये सब खाते थे आप? जी हाँ। नहीं नहीं, हम लोग के स्कूल में मिलता था। क्या बात बोलते हैं, आज से क्या हम लोग को स्कूल में मिलता था? गजब बात है। कौन सा स्कूल था सर? वेस्ट बंगाल में थे सर हम। अच्छा, वेस्ट बंगाल में थे सर। आप लोग बात नहीं समझ रहे हैं ये हम लोगों वाले देहात में नहीं थे। चाट भी मिलता था सर। अच्छा, फिर घर लौट के आते थे तो भात खाते थे नहीं? जी जी। हाँ, बथान चौक उस समय में भुजा मिला करता था, काफी फेमस था वो। एक्चुअली बंगाल जो है ना वो ज्यादा चावल चलता है। पेपर फाड़ के ले जाइए, दे कागज का पन्ना फाड़ के लेके कॉपी से दे देता फ्री में? पेज रख लेता था। अच्छा, नहीं उसका वो यूज करते थे ना बेचने के लिए। तुम्हें ज्यादा मात्रा में ले जाना पड़ता होगा ना। आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि 100 पन्ना फाड़ के ले जाएंगे, वो भुजा भर के दे देगा। अरे भाई, 2-4-500 700 कॉपी उठा के ले जाइएगा तो भुजा दे देगा, है कि नहीं? उसके बाद सर शाम में? शाम में सर रोटी घी लगा के और सब्जी और दूध। और फिर रात में? वही रात में सर, शाम में तो भुजा समोसा वमोसा खाते थे। समोसा वमोसा खाते थे? केदार जी, आप हाईटेक जमाने में पैदा हुए थे। माइक वापस करिए। आई हैव टू फाइंड समवन फ्रॉम माय जमाना। चलिए भाई, अबरार जी आप बताइए। रोटी भुजिया सुबह में मिलता था खाने को, और वही अच्छा। रोटी भुजिया लपेट करके डब्बा में मिलता था लंच के लिए? लंच के टाइम में 1-1:30 बजे लंच होता था स्कूल में, वही खाते थे। फिर घर आते थे तो भुजिया मिलता था कंसार से बुना हुआ। अच्छा, ठीक है। और फिर उसके बाद रात का खाना? उसके बाद रात में फिर वही रोटी सब्जी। चावल उस जमाने में बहुत ही स्कार्सिटी में मिलता था। स्कार्सिटी में मिलता था। अब चलिए मैं आप लोगों को अपना डाइटरी शेड्यूल जो है बता दूं कि सबसे पहले सुबह उठते थे, रात वाला ही सब्जी होता था बचा हुआ, तो सुबह सुबह जो है जितने बजे मुंह धो लिए, और मुंह जल्दी ही धोना पड़ता था, सबसे पहले जो है रोटी और सब्जी जो है एक राउंड खत्म। स्कूल हम लोगों का नॉर्मली 10 o'clock शुरू होता था, तो 10 o'clock अगर स्कूल होता था तो 9:30 में फिर से बैठते थे, आराम से चावल खाते थे एक राउंड, और नहीं तो फिर दोबारा जो है रोटी सब्जी ही खा के तब स्कूल जाते थे। हमारा मिडिल स्कूल जो है वो हमारे घर से 200 से 250 मीटर की दूरी पर होगा, मैक्सिमम 500 मीटर मान लीजिए। लंच ब्रेक होता था, वहां से दौड़ते हुए घर आते थे, खाना खाते थे और भागते हुए पहुंच जाते थे। तो समझ ही सकते हैं कि आते आते ही भूख बढ़ जाती थी और खा के जाते थे। 1:30 बजे लंच होता था, 2 बजे से फिर से क्लासेस शुरू होती थी, 3:30 to 4 o'clock स्कूल में छुट्टी होती थी, भागते हुए घर पे आते थे, फिर से खाना खाते थे। उसके बाद जो है खेलने के लिए जाते थे, खेल के आते थे तब भुजा खाते थे, और मोटा मोटी तब तक में जो है गर्मी का टाइम रहेगा तो 6-6:30 बज जाता था, विंटर का टाइम रहा तो 5 बजेगा। कोई भी मौसम हो, सर्दी या गर्मी का, 7 बजे जो है हमारे घर में खाना बनना शुरू होता था और हम वहां पर पहुंच जाते थे कि भाई खाने का टाइम मेरा हो गया, और उसके बाद जो है खा पी के आराम से हम सो जाते थे। दैट वाज माय चाइल्डहुड। कितनी बार मैंने खाना खाया था? 4 ही बार मैंने खाया। क्या बात कर रहे हैं सर? सुबह एक बार, 9:30 में एक बार, लंच ब्रेक में एक बार, 4 बजे एक बार, 5 बजे जो है भुजिया खाए, और 6 बजे फिर डिनर किए, 6 बार। एंड दैट वाज माय रूटीन राउंड द ईयर टिल द टाइम आई पास 10th grade। 10th grade पास करने तक यही रूटीन था। और हाँ, समोसा जो है वो साल में मोटा मोटी 1 से 2 बार खाने को मिलता था। एक बार मिलता था दुर्गा पूजा में, और उसके अलावा जो है कभी साल में एक बार जो है कोई गेस्ट वेस्ट अगर घर पे आते थे तो उनको खिलाने के लिए समोसा मंगवाया जाता था, स्पेशल गेस्ट के केसेस में। ठीक है ना? तो देखिए, ये था हमारा डाइटरी शेड्यूल, और यही वजह था कि मोटा मोटी 2015 से पहले तक मुझे कभी गैस की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ठीक है ना? क्योंकि चाइल्डहुड के डाइटरी हैबिट का इतना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जरूर रहा था कि गैस वैस बनने का प्रॉब्लम नहीं हुआ। 10th के बाद से जो है डाइट का शेड्यूल चेंज होना शुरू हो गया, क्योंकि अब खुद से बनाना पड़ता था, तो अब तो 6 बार खा नहीं सकते हैं, तो वहां से जो है डाइट में बदलाव आना शुरू। यस मैम, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट एक्चुअली।
हमने सुबह नहाने का आदत डाल ली। लोग ये ना बोले कि बिना नहाए खाना खा लें। दैट्स हेल्दी एक्चुअली, दैट्स वेरी हेल्दी। तो देखिए बेसिकली जो है यही चीज हम लोगों को ध्यान रखना है कि बच्चों को भी जो है हम इन चीजों के बारे में, जो हमारे पास डाइटरी चॉइसेस अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल आप में से कितने के घर में बच्चे साग खाते हैं? ओके 1 and 2 नोटिस, आई नोटिस हाथ उठते जा रहे हैं धीरे धीरे। बच्चे साग खाना चाहते हैं। जी अच्छा, तो यानी कि वो साग खाते हैं लेकिन सेलेक्टिवली खाते हैं। और साग जो है वो स्टीम किया हुआ साग खाते हैं कि पराठा में डाल के खाते हैं? हाँ, चावल के साथ। रोटी चावल किसी में भी रोटी में फोल्ड कर दीजिए आराम से। वेरी गुड। माइक पास ऑन कर दीजिए मैम। दल सग्गा कोई डेली बन रहा है। अच्छा, आप भी नहीं खाते थे? अब आदत हो गई तो खा लेते हैं। नहीं, वेरी नाइस। इस जनरेशन के बच्चे लाइक नहीं करते। हमारे घर में सब आपके घर में सब खाते हैं? वो सब भी? अरे दो ही हैं ही तो भाई दोनों को खाने की आदत पड़ी हुई है। नहीं, वेरी नाइस, यस। अरे वाह, दैट्स वेरी नाइस। सर हम भी अपने बच्चे को जब से मतलब जब होश हो गया तो बचपन से उसको सब चीज खाने का दिलाए और बोले कि सब कुछ खाना चाहिए, कोई चीज खराब नहीं होता है, मतलब कभी भी नहीं है। दाल दल सग्गा तो सर मेरे घर मतलब समझो डेली भी बन रहा है, या पालक का साग हो, खेसारी का हो, गेनहारी का हो या लाल वाला हो, सारा साग बनाते हैं, सब खिलाते हैं। बगल में प्रज्ञा मैम को ट्रांसफर करिए, उनका डाइटरी हैबिट आप जान लीजिए। नो सर, हम खाते ही नहीं साग। दैट्स वेरी गुड। अब आपके बगल में एक टीचर ही हैं, ये खुद कंज्यूम नहीं करती हैं। सर हम खाते ही नहीं साग। देख ले, मैंने कहा ना आपको। इसीलिए तो आपका आँख पीला है। कभी नहीं खाते, हमको अच्छा नहीं लगता है, कभी नहीं खाते। देखिए अभी एक मैम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि हमको अच्छा नहीं लगता है, और बहुत सारे बच्चों का भी यही रिस्पॉन्स होता है कि हमको डाइट जो है ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा कि लाइफ में सबसे पहली बार 2011 में मैंने साउथ कोरियन डिश खाया था। एक्चुअली एक साउथ कोरियन फैमिली थी, वहां मैं पढ़ाने जाता था, तो वो लोग कई दिनों से इंसिस्ट कर रहे थे कि सर स्टे बैक फॉर डिनर। तो भाई अब मजबूर, नहीं एक्चुअली हमारे केस में वो सी फूड ही था मेनली, ठीक है ना। और नहीं, हॉट डॉग में लेकिन डॉग नहीं होता है। हॉट डॉग में जो है डॉग नहीं होता है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए कि समोसा का नाम समोसा क्यों पड़ा, आज तक किसी को पता होगा? हो गया समोसा, बोल दिया कोई तो समोसा हो गया। है ना। I mean every food name has some sort of history that we are not aware of. समोसा का भी कुछ इतिहास जरूर रहा होगा, है कि नहीं? किसी लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ होगा तो उस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हो सकता है। हाँ, हमारे यहाँ तो सिंघारा लोग पहले यूज करते थे, अब आके जो है लोग समोसा वर्ड यूज करते हैं। और हमारे यहाँ जो है सिंघारा वर्ड इसलिए यूज करते थे क्योंकि सिंघारा वाले फ्रूट के शेप का होता है। खैर मैं टेस्ट वाले मुद्दे पर ये कह रहा था कि सबसे पहली बार जब मैं उनके यहाँ खाने बैठा ना, तो वो लोग जो है एक कोई सी प्लांट होता है, उसमें जो है राइस को रैप करके कुक करते हैं और उसके साथ एक सॉस जो है वो सर्व करते थे, और साथ में जो है किमची सर्व करते थे। पहली बार तो सबसे पहले तो मैं उनके यहाँ खाने के लिए गया तो दे हैड लाइक दोज थिंग्स, चॉपस्टिक्स। तो जो एडल्ट होते हैं वो चॉपस्टिक का यूज करते हैं, तो उन्होंने मुझे चॉपस्टिक दिया। मैंने 1-2 मिनट तक संघर्ष किया चॉपस्टिक के साथ, देयर वाज नो क्रेडिबल रिजल्ट। तो फिर उन्होंने जो है मुझे बच्चों के लिए जो चॉपस्टिक वो लोग यूज करते हैं वो दिया। वो अपने यहाँ का जो चिमटा होता है ना बीच में जुड़ा हुआ वाला,
उस टाइप का चॉपस्टिक उन्होंने दिया कि सर वी यूज इट फॉर किड्स टू ट्रेन देम। तो चलिए मैंने वो चॉपस्टिक लिया और उसी से खाना ही होता है, यू कैन नॉट यूज ए स्पून, और हाथ का तो यूज कर नहीं सकते आप। तो चलिए अब उस वाले से जो है मैंने पहली बार खाया और मुझे यही लगा यार इससे बढ़िया तो मार्केट में जाके एक एग रोल खा लेते हैं अगर ज्यादा फ्रूटफुल होता। एंड एक्चुअली इट वाज वेरी एक्सपेंसिव फूड इन देयर कल्चर। लेकिन उसके बाद जो है ऐसा हुआ कि महीने में जो है ना कम से कम 1 से 2 बार जो है वहां पर डिनर के लिए रुकना पड़ता था, और 2-3 बार के बाद जो एक्चुअली वो फूड अच्छा लगने लगा, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। धीरे धीरे जो है पैलेट्स को जो है आदत पड़ गई उस फूड की। तो आप ध्यान देके देखिए तो हर एक फूड जो है वो आदत लगा ही हुआ है। एक्चुअली आपका डाइट जो है ये बेसिकली एक एक्वायर्ड हैबिट है। नेचुरली किसी को कोई चीज अच्छा नहीं लगता है, आप कुछ बार खाइएगा तो टेस्ट बन जाएगा तो आप खाते रहिएगा, नहीं खाइएगा अगर तो पहली बार तो आपको अजीब लगना ही लगना है। इसलिए बच्चों को भी देखिए ना, सबसे शुरू में जब दूध छोड़ के आप उनको दूसरा कोई चीज खिलाना शुरू करते हैं तो पहले बच्चा जो है उसको बहुत ज्यादा जो है लाइक नहीं करता है, बहुत मेहनत, धीरे धीरे लेकिन वो टेस्ट डेवलप करने लगता है। एक बार जब वो टेस्ट डेवलप हो गया तो उस फूड फैमिली में जो भी चीज होगा उसको फिर वो जो है पसंद करना शुरू कर देगा। तो फूड एज एन एक्वायर्ड हैबिट, दिस इज समथिंग वी नीड टू लाइक टीच आवर किड्स। आप में से कितने लोगों ने उत्तपम खाया है? उत्तपम, यस। पहली बार जो है मैंने डी स्कूल में उत्तपम देखा था, एंड देयर वाज दिस फ्रेंच लेडी हु केम टू मी एंड आस्क्ड दैट व्हाट इज दैट डिश। मैंने लाइफ में कभी देखा नहीं था। मैंने कहा कि आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस ऑमलेट, और वो जो लगता है कि मुझे बुड़बक बन के पूछ रही थी, फिर वो मुझे खुद करेक्ट करते हुए बोलती है कि नो आई थिंक दैट साउथ इंडियन डिश उत्तपम। मैंने कहा अच्छा, और फिर जो है पहली बार मैंने वो खाया। जब पहली बार मैंने खाया 35 रुपीज का एक उत्तपम दिया था, अभी भी याद है बढ़िया से, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में पैसा सबसे लिमिटेड होता है, और मुझे यही लगा कि ये तो ठग रहा है, इससे बढ़िया जो है वो ऑमलेट खा लेते, अंडा होता उसमें। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि दोस्तों के साथ कई बार जो है साउथ इंडियन खाने का मुहूर्त बनता गया, और धीरे धीरे उत्तपम का स्वाद अच्छा लगने लगा। और उसके बाद जो है मैं कहीं भी अगर ट्रैवल करता हूँ और अगर फूड ऑप्शंस में साउथ इंडियन अगर अवेलेबल हो तो मैं उत्तपम ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अनलाइक डोसा इट डज नॉट हैव लॉट्स ऑफ पोटैटो इन इट, बिल्कुल सादा खाना होता है, वेजिटेबल्स ढेर सारे उसमें मिक्स्ड होते हैं ऑलरेडी, बढ़िया से जो है सॉस के साथ उसको जो है लगा के आप खा सकते हैं। तो देखिए फूड के बारे में यही जो है चीज हमें बच्चों को भी बताने की जरूरत है कि उनका जो डाइट होना चाहिए वो उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, ना कि टेस्ट के लिए होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इधर से कंट्रोल होता है। आप मन को जो चीज बता देंगे कि ये अच्छा लगता है, धीरे धीरे मन भी आपका मानने लगेगा, बस खुश होकर खाने की जरूरत होती है। हाँ, रोध होके खाइएगा तो आपको तो चिकन बिरयानी भी बेकार ही लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फूड के अलावा जो है देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन जो होता है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये आपको जो है डिफरेंट पैथोजेंस वगैरह से बचाने का काम करता है। आप में से कितने लोगों ने डिटॉल का ऐड देखा है? सब लोगों ने डिटॉल का ऐड देखा है ना। अब तो फ्लोर साफ करने से लेके हाथ साफ करने से लेके नहाने तक में सब जगह डिटॉल का प्रोडक्ट आता है। गुड। डिटॉल के ऐड में क्या चीज बताया जाता है? सर डिटॉल में मतलब ऐड में ये बताया जाता है कि हाथों को अच्छे से वो वॉश करता है, कीटाणु नहीं रहता है, कीटाणु रहित। माइक्रोस्कोप पर देखिएगा एक हाँ। कीटाणु छोड़ देता है। हाँ यस सर ऐड में। हाँ यस, क्योंकि वो 0.1% में ही सारा बैक्टीरिया बचा रहेगा, यस सर। है कि नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ऐड भी एटलीस्ट एक लेवल पर लिटरेसी पैदा करते हैं कि हमारे हाथ पर या हमारे फ्लोर पर सब जगह ये माइक्रोब्स जो है वो मौजूद है, और वो जिस तरीके से विजुअलाइज करते हैं वो विजुअलाइजेशन पावरफुल होता है। डिटॉल का ऐड देखने के बाद क्या आपका मन करता है कि हाथ थोड़ा बढ़िया से धोया जाए? हाँ, डिटॉल से ही धोया जाए कि लाइफ बॉय से धोया जाए? लाइफ बॉय से धोने, डिटॉल का ऐड देख के लाइफ बॉय का मन करता है।
डिटॉल बहुत ज्यादा महकता है। डिटॉल का महक अच्छा है सर। है। हम्म, सबसे पुराना लाइफ बॉय ही है। सरकारी हॉस्पिटल सब में ज्यादा यूज होता है, कुत्ता भी काट देता है ना सर, तो लाइफबॉय साबुन को मतलब हम देखे थे, मेरे बुआ को काट लिया था सालों पहले, तो उसको तोड़ दिया खूब जोर से, रफली एकदम खूब जोर से करके, उस तरह सा ब्लड निकला, और उसके बाद बोला क्या इसी को यूज करने के लिए मैं डिटॉल, तो बोला नहीं लाइफबॉय साबुन का यूज कीजिएगा। अभी भी सर लाइफबॉय को ही ज्यादा प्राथमिकता मिलती है। वेरी नाइस। आपको पता है कि एक जमाना था जब हमारे यहाँ इनफैक्ट साबुन का डिमांड ही नहीं था। सर लोग लाइफबॉय को ही यूज करते थे। नहीं मैम, एक जमाना था कि साबुन था ही नहीं हमारे यहाँ के मार्केट में। यस, पहले जो है लोग मिट्टी वगैरह का ही यूज करते थे, लेकिन फिर भी एक चीज देख लीजिए कि कुछ नहीं तो मिट्टी का भी यूज करते थे। हाँ, वो मुल्तानी मिट्टी नहीं, देखिए मुल्तानी मिट्टी तो मुल्तान में मिलता है ना। हाँ, अरे केबाइल मिट्टी उसको कहते हैं, सीधा समझिए ना। हाँ, केबाइल मिट्टी जो बिल्कुल चिकनी मिट्टी होती है ना, जिसे कुम्हार अपना बर्तन बनाता है, वो वाली मिट्टी होती है, ठीक है ना। उसका यूज जो है लोग करते थे शरीर को साफ करने के लिए, बाल, शरीर बाल सब में लगाते थे लोग, है ना। बिल्कुल गलता भी है साबुन जैसा है, और वो बाल भी काफी अच्छे साफ होते थे उससे। मैं नानी घर में इन सब चीजों का यूज करती थी। देखिए कुल मिलाकर जो है शरीर को साफ रखने का जो परंपरा है वो हर एक कल्चर में एम्बेडेड है। देख लीजिए आप, किसी भी कल्चर में आप किसी भी पूजा पाठ के काम में बैठिएगा अगर, तो उससे पहले आपको शरीर साफ करने के लिए कहा ही जाएगा। लोग बोलते हैं ना यार मन साफ रहना चाहिए, लेकिन फिर भी देखिए जोर किस चीज पर डाला गया है। कारण है हर एक कल्चर में देखिए तो वर्शिपिंग का प्रैक्टिस जरूर रहा है। हर एक इंसान को हर एक दिन वर्शिप करने के लिए जरूर कहा जाता है, पूजा करने के लिए जरूर कहा जाता है। अब पूजा करने से पहले आपको क्या करना है, हाथ पैर धोना है, बढ़िया से चिकन होना है एकदम से। तो यानी कि भगवान के नाम पर भी आपको जो है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करवा दिया गया। जब भी आप जो है पूजा पाठ करिएगा उससे पहले आपको आचमन करना है, कुल्ला बढ़िया से करना है, तो ओरल हाइजीन जो है वो मेंटेन करवा दिया गया आपसे। इस तरह से हमारे कल्चर में भी जो है हाइजीन रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत क्लोजली एम्बेडेड है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है कि हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी जो है शॉर्टकट मारने लगते हैं कि पर डे जो है पूजा करने की जगह जो है 15 दिन में एक बार कर लेंगे, महीना दिन में एक बार कर लेंगे। तब इस वजह से क्या होता है कि उससे रिलेटेड जो हाइजीन वाला प्रैक्टिस है वो भी ना छूट गया आपका। नहीं, मंत्र स्नाने दुन्ना फल, ये सब कोरिया लोग बनवाए। यही चीज है। तो इस तरह से देखिए हमारे, तो देखिए क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं कि आप खाना खाने से पहले हाथ धोइए, खाने के बाद तो लोग धोते ही हैं। खाना बनाने से पहले हाथ धोइए आप। अब ये नहीं कि जैसे तैसा हाथ है उसी से जो है छोली चला कर जो है पकड़ के घुमा दिए, हाथ साफ करके करिए। वो खेलने के लिए जाते हैं, खेल के आते हैं तो हाथ पैर धो के घर में एंटर करिए आप। टॉयलेट से निकलते हैं हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए आप। दिन में 2 बार जो है दांत साफ करना है, खाने के बाद कुल्ला करना है, नाखून काटना है, डेली स्नान करना है। नाखून कुछ लोग को काटने की आदत होती है, दांत लगे काटते रहते हैं, तब नाखून में जो कचरा फंसा होता है वो सीधा कहाँ चला गया, मुंह में चला गया। तो नाखून नहीं काटना है। नाक में लोग उंगली डालते रहते हैं कई बार। तो देखिए नाक को साफ करना जरूरी है, लेकिन नॉर्मली इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, जब भी कभी ऐसा करते हैं आप, अगर नाक को साफ भी करते हैं अपने फिंगर्स का यूज करके आप, तो उसके बाद उसको साफ धोइए। अब ये नहीं कि बस ऐसे करके जो है नाक साफ किया और नाक उंगली को जो है इधर उधर घुमा दिए एकदम से। अंडर गारमेंट्स जो है इनको रेगुलरली चेंज करना होता है। कारण ये होता है कि आपका अंडर गारमेंट जहां पर होता है वो जगह जो है वार्म और मॉइस्ट होता है, तो वहां पर जो है फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ का चांस बहुत ज्यादा होता है। ये चीज बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा, खास करके जो एडोलेसेंट्स एज में एंटर कर रहे हैं उनको ये चीज बताना पड़ेगा। इसके अलावा जो है बाहर जाइए तो कुछ ना कुछ फुटवेयर पहन के जाइए आप, कि चप्पल वगैरह पहन के जाइएगा अगर आप, तो जब लौट के आएगा चप्पल आप घर के बाहर खोल लीजिएगा, जो कचरा पट्टी है वो बाहर रुकने का ऑप्शन हुआ आपका। और जब खांसते हैं या छींकते हैं तो हम लोग जो है नॉर्मली ये यूज करते हैं। देखिए ये यूज करने में रिस्क क्या होता है कि आगे आप कोई भी चीज, कॉपी छू रहे हैं, बुक छू रहे हैं,
आपने वही हाथ से छू लिया ना, तो नाक ढकने का फायदा क्या हुआ? इससे बढ़िया है सीधा खुला रख के ही छींक देते। तो कभी भी जो है कवर करना है एल्बो से, क्योंकि आपके एल्बो के कांटेक्ट में कोई नहीं आएगा अनटिल अनलेस आप उसको गले लगाने जाए। तो इसीलिए जो है एल्बो का यूज करना चाहिए खांसते वक्त या फिर छींकते वक्त। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सॉरी, नाउ फूड हाइजीन और फूड कंटेमिनेशन। फूड हाइजीन मेंटेन करिएगा तो फूड का कंटेमिनेशन नहीं होगा। बहुत सारी बीमारियां हमारी होती है जो फूड से ही पैदा होती है, फूड और वाटर से। तो यहां पर जो है 7 C's को हमको याद रखना है। चेक, क्लीन, कवर्ड, क्रॉस कंटेमिनेशन अवॉइडेड, कुक, कूल और चिल एंड कंज्यूम। चेक ये करिए कि जो फूड आप कंज्यूम करने वाले हैं वो फ्रेश हो। अगर आप जो है प्री पैकेज फूड ले रहे हैं मार्केट से, जैसे कि आजकल के में हो गया ना, वो मटर वगैरह सब फ्रोजन पीस मिलता है मार्केट में, है ना। जो शहर वगैरह में लोग रहते हैं उनके पास तो और भी बहुत सारे फ्रोजन आइटम्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप पैकेज फूड ले रहे हैं तो बेस्ट बिफोर जरूर देख लीजिए। अब मान लीजिए कि बेस्ट बिफोर जो है वो अक्टूबर में खत्म हो रहा है और वो बिस्किट अगर जो है हम यहाँ जनवरी में आके खाने के लिए बैठे हैं तो वो फूड जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा। गांव भर में एक्सपायरी सिर्फ मेडिसिन का ही देखते हैं। नहीं, देखिए ये गलत आदत है। कारण है कि रूरल एरिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ के दुकानदार कभी कभी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का गलत फायदा उठाते हैं। सर हम ज्यादातर बिस्किट देखते हैं एक्सपायरी की। हाँ, अब इससे जुड़ा हुआ आपको मैं बिजनेस ट्रिक बता रहा हूँ। एक्चुअली जो होलसेलर्स होते हैं उनके स्टॉक में अगर इस तरह का प्रोडक्ट ज्यादा होता है, जैसे एक्सपायरी बहुत पास हो, तो वो सामान वो कम प्राइस पर दे देते हैं रिटेलर्स को। अब रिटेलर के पास जो है वो जब आएगा सामान तब वो एक्सपायर नहीं रहेगा एग्जैक्टली, लेकिन अब उसका एक्सपायरी जो है वो 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, महीना दिन में होगा। अगर उस बीच में नहीं बिका वो, तब भी दुकानदार तो वो सब लपेट ही देगा किसी न किसी को, क्योंकि उसको पता है कि 10 में से शायद एक ही कंज्यूमर होगा जो कि एक्सपायरी डेट पूछेगा या पढ़ के देख लेगा। बैद्यनाथ जी, मेडिसिन देख लिए इसीलिए ना, लेकिन बिस्किट से लेकर सारा चीज एक्सपायरी ज्यादातर। देखिए इसके लिए वही चीज इंपॉर्टेंट है, और यही जो एक आपने या जिन्होंने भी मेडिसिन खरीदी उन्होंने भी ये मिस किया कि हम शॉपकीपर के इंटीग्रिटी पर या एथिकल स्टैंडर्ड पर 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप देख भी लेंगे ना तो वो आपको एक लाइन में बोल देंगे हो सकता है रखे रखे हो गया होगा, ध्यान नहीं दिया। जी वही चीज मैं कह रहा हूँ ना। नॉर्मली जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं उनको जो है टाइम टू टाइम जो है डाटाबेस मेंटेन करना होता है कि जो जो मेडिसिन एक्सपायर हो गया उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है खुद अपने सिस्टम से और वो उसको हटा देते हैं। आजकल जितने भी अच्छे दुकानदार हैं सब ये प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो अब पुराने जमाने वाले दुकानदार हैं उनके पास ऐसा कोई सिस्टम तो होता नहीं है। तब हो सकता है कोई दवाई रखा हुआ है उनके भी दिमाग से निकल गया। अब जब कस्टमर खोजने आएगा तो उस ग्रुप में जाके खोज लिया, मिल गया, अरे वाह 25 रुपया का आमदनी, थमा दिए। वो खुद भी नहीं देखते हैं। तो बच्चों को भी आप इस चीज के लिए जरूर जो है ट्रेन करना शुरू करिए कि बेटा बेस्ट बिफोर वाला जो है पार्ट या एक्सपायरी वाला जो पार्ट है ये खरीदने से पहले जरूर देख लो। हम तो अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज सिखा रखे हैं। पहली बात तो जल्दी आप दुकान जाइएगा नहीं, अगर दुकान आप जाते हैं बाबा के साथ या किसी के साथ भी तो खरीदने से पहले और कंज्यूम करने से पहले खास करके एक्सपायरी डेट जरूर देख लीजिए या बेस्ट बिफोर जरूर देख लीजिए। और कुछ ज्ञान हो ना हो दाम ज्यादा दे देना चलेगा, लेकिन एक्सपायर सामान नहीं कंज्यूम करना है। ये जो है पहला चीज हो गया। दूसरा हो गया क्लीन, कि आप बाजार से भी सामान खरीद के लाते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि बाजार से सामान खरीद के लाए और उसको सीधा घर में जो है हम ला के रख दिए। पैकेज अगर प्रोडक्ट है तो पैकेज प्रोडक्ट को एक बार जरूर जो है आप साफ कर लीजिए रखने से पहले, क्योंकि आप सीधा उसको फ्रिज में डालिएगा। ज्यादातर जो फ्रोजन गुड्स होते हैं उनको हम लाके कहाँ डाल देते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं। तब उसको बाहर से लाके हमने फ्रिज में डाल दिया, फ्रिज में पहले से भी बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं ना, तब हो सकता है कि उस पर जो पैथोजेंस मौजूद होंगे वो दूसरे फूड आइटम तक भी स्प्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कवर, कि खाने को हमेशा ऐसे जगह पर रखना चाहिए जहां पर कि सभी पहले सर क्लीन में फ्रूट और वेजिटेबल का बात हो रहा है, उसको
उसको जब भी हम बाजार से घर लाएं तो पहले तो धो दें, उसके बाद ही कहीं पर रखें उसको, बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल ही नहीं, फ्रूट और वेजिटेबल ही नहीं, सिर्फ मतलब जितना भी प्रोसेस्ड फूड आप लाते हैं सबको आप एक बार कोशिश जरूर करिए कि उसको हम साफ कर लें, पैकेज्ड है तो। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ा सा आपको पर्सनल डिस्क्रिप्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप चीनी लाए हैं पन्नी में भर के तो उसको धोने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में जो है सीधा फूड जो है लेके रख देते हैं, देखते होंगे ना, सब्जी बचा रह गया उसको जो है फ्रिज में डाल के हमने जो है छोड़ दिया। आप नोटिस करिएगा कि वेजिटेबल वगैरह जो आप रेफ्रिजरेटर में रखिएगा ना वो वेजिटेबल जल्दी सूख जाता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हरी सब्जी है उनको तो रेफ्रिजरेटर में जल्दी रखना भी नहीं चाहिए। ताजा खरीद के लाइए, खा पका के 2 दिन में खत्म करिए, उसको 10 दिन रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर उतना कम ठंडा नहीं करता है जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो भी प्रिपेयर्ड फूड आप उसमें रख रहे हैं उसको बढ़िया से कवर करके रखिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में 24 आवर पावर सप्लाई गांव घर में खास करके नहीं रहता है, तो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर भी घटता बढ़ता रहता है और रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको फंगल ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो आप फूड सीधा अंदर डाल दिए तो फंगस वगैरह के लिए तो भाई पार्टी हो गया ना, वो तो आपका फूड रखा हुआ है वो जम के जो है उसमें पार्टी कर रहा है। अब आप क्या करिएगा, वो फूड निकालिएगा, सीधा सर्व कर दीजिएगा। किसी को अगर टेस्ट में डिफरेंस नहीं पता चला और खा लिया तो फूड पॉइजनिंग होने का चांस रहेगा। इसके अलावा जो है क्रॉस कॉन्टेमिनेशन को जो है अवॉइड करना चाहिए। कच्चा और पक्का खाना इसको हमेशा अलग अलग रखिए, क्योंकि जब आप खाना पका देते हैं एक बार तो फूड में मौजूद जो पैथोजेंस वगैरह सब होते हैं वो मर चुके होते हैं या न्यूट्रलाइज हो चुके होते हैं, तो वो आपका सेफ है। लेकिन बगल में जो कच्चा वाला सब्जी रखा है उस पर हो सकता है कंटेमिनेंट्स मौजूद होंगे अभी भी, तो पास में रहेगा तो ट्रांसफर जो है वो हो सकता है, आपका बना बनाया खाना भी जो है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है। कुकिंग प्रोसेस जो है इसमें भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपरली पकाना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने स्वाइन फ्लू वगैरह सब के बारे में सुना होगा, है ना, एनिमल फ्लैश से ही ये जो है ट्रांसफर होता है। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि मीट से ट्रांसफर होती है इंसानों में। हाँ, रीजन क्या होता है कि मीट खाने का बहुत स्टाइल बना हुआ है, जिसमें कि एक स्टाइल क्या होता है कि हाफ कुक्ड मीट खाते हैं लोग, पूरा कच्चा तो नहीं खाते हैं उसको, लेकिन जो है हाफ कुक्ड रखते हैं एकदम से कि नोचने लायक केवल हो गया अगर तो उसको पकड़ पकड़ के जो है चबा जाएंगे। वो रॉ ब्लड का टेस्ट उनको चाहिए, क्या क्या होता है लफड़ा। हम लोगों में तो मान लीजिए नॉर्मली ये चीज नहीं होता है, जब तक बढ़िया से पका नहीं देंगे एकदम से तो खाएंगे नहीं। लेकिन नॉर्मली इस तरह का जो फूड आप कंज्यूम करते हैं तो प्रॉपरली नहीं पका हुआ है, तब इसमें क्या हो जाएगा कि जो पैथोजेंस वगैरह सब, वायरस या बैक्टीरिया वगैरह सब नीचे वाले हिस्से में मौजूद होगा फूड के, वो नहीं मरेगा। वो नहीं मरेगा तो आपके बॉडी में चला गया, वो तो आपको सीधा इन्फेक्ट कर देगा। हाँ, एक अंडा को थोड़ा सा बॉईल करता है, हाफ बॉईल, और बीच में जो डालता है उसको तो बिल्कुल ही कच्चा डाल के ऐसे ही अंदर में डाल देता है। हाँ, और लोग बहुत चाव से उसको खाते भी हैं, बिल्कुल कच्चा ही रहता है। एक ये जो है फ्रेंच ऑमलेट या कुछ कहते हैं, उसका भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो है बैटर तैयार करते हैं एग का और उसको जो है आप बर्तन में डाल देते हैं और थोड़ी देर के बाद आप उसको बीच से पलट देते हैं, पूरा नहीं पलटते हैं, बस बीच से उसको जो है फोल्ड कर देते हैं। अब दोनों एंड में पक गया और अंदर का जो एग योक है वो वैसा ही रह जाता है। जब आप उसको काटिएगा तो अंदर से जो है वो लिक्विड जो है वो आराम से फ्लो करता रहता है एकदम से, ठीक है ना। तो ये जो है उसको फ्रेंच टोस्ट एग कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं। हाँ, तो पॉच तो मान लीजिए करछुल में बनाता है इसलिए पॉच बोलता है ना, वो जो है आपका पैन में बनता है वो, ठीक है ना। एग जो है वो बहता हुआ आपको दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए इस तरह का जो हाफ कुक्ड फूड होता है ये आप तभी कंज्यूम कर सकते हैं जब आप पहले ये इंश्योर कर सके कि आपका रॉ मटेरियल जो है वो 100% कंटेमिनेशन फ्री हो, तब आप कच्चा भी खा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो खाता है वो उसका
उसका बड़ाई भी करता है, बोलता है इसमें बहुत ज्यादा जो है इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। बगल वाले लोग को भी समझाता है ये खाया करो ठंडा में खास कर। देखिए एक्चुअली ट्राई कर लिए एक दिन गलती से, एक बाइट लिए उसके बाद पूरा फेंकना पड़ गया। कच्चा अंडा का टेस्ट जो है वो सबको नहीं पचता है। हम क्या बोले आपको कि ये अडेप्टेड जो अक्वायर्ड हैबिट होती है, लिक्विड को ही देखकर मन किया जाए। हम क्या बोले, ये फूड जो है ना वो अक्वायर्ड हैबिट है। जिसको आदत लग गया है खाने का ना, उसको वो अच्छा लगेगा। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है? यस हाँ, मीट कच्चा नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल। यस ये मैम ने एक सही बात बताया कि एग का जो शेल होता है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कंटेमिनेशन से। तो इसीलिए जो है वो कच्चा कंज्यूम करने पर भी इस तरह का नुकसान नहीं है। लेकिन दूसरा नुकसान जरूर है कि मुर्गी को क्या खिलाया गया था उस प्रोसेस में, उसका असर जो है वो एक अलग कैटेगरी में आ जाता है। यस सर। हाँ देखिए, एक्चुअली जब आप फूड को कुक करते हैं तो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स का नुकसान हो सकता है। जो कच्चा अगर डायरेक्ट डाल दिया जाए तो वो तो टेस्टलेस था। हाँ टेस्टलेस था, लेकिन वही बात है ना कि आपको प्रोटीन मिल ही गया और फैट जो है वो मिल ही गया, तो दो तो रिक्वायरमेंट आपके बॉडी का पूरा हो गया है ना। और जो आपका ये ऑयल जाने वाला था साथ में वो आपका बच गया। तो ये देखिए फायदे हैं कुछ। नेक्स्ट ये है कि कई बार जो है क्या होता है कि हम बाजार से मीट वगैरह लाते हैं और उसको ऐसे ही झोला टांग के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का फूड आइटम खास करके जो है मीट फिश ये सब जो आपका हो गया, इसको अगर बाजार से लाते हैं तो या तो फटाफट उसको कुक कर लीजिए, नहीं तो फिर रेफ्रिजरेटर जो होना चाहिए डीप फ्रीजर उसमें जाके रखिए। अब ये ला के रख दिए, 5 घंटा के बाद उसको हम बनाने जाएंगे तब तक में आपका वो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो चुका होगा। तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो इस तरह के क्विकली पेरिशेबल आइटम्स हो, इन पेरिशेबल आइटम्स को जो है बाजार से लाने के बाद सर यहाँ पर कुकिंग करते समय हम लोग को ओवरहीट से भी बचना है। यस, न्यूट्रिशन प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ओवरहीटिंग को भी अवॉइड करना है। देखिए कुल मिलाकर जो है इस मॉड्यूल में हम लोगों ने यही बात की थी कि फूड हाइजीन की कमी जो है वो बीमारी और मौत का, खास करके बच्चों के बीच में, ये एक बड़ा कारण है एकदम से। और अगर हम लोग हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखें पर्सनल और कम्युनिटी के लेवल पर, तो ये जो है अच्छा हो सकता है। दूसरा ये हो गया कि जो गुड ईटिंग हैबिट्स हैं इसको प्रमोट करना चाहिए, जो बैड ईटिंग हैबिट्स हैं उनको जो है अवॉइड करना चाहिए। और अभी अभी जो 7 C's हमने देखा, इन 7 C's को फॉलो करके जो है हम फूड रिलेटेड कंटेमिनेशन को जो है ब्रेक कर सकते हैं। Now here you have a case study, so I would request you to just go through it. Can you read it? एक काम करिए सर, आप पढ़ के सुना दीजिए सबको। कोई बात, आप पास जाके पढ़ के सुना सकते हैं ना। हाँ Hema is a mother of 3 young children who are 8, 4 and 2 years old respectively. Her husband is a daily wage laborer who goes to work early in the morning. She does not have any help at home and finds it difficult to manage the children and her household work of cooking, dancing, washing clothes and vessels. Usually she is able to cook only once in the day. They do not have a fridge and the cooked food lies outside. There are lots of house flies in and around Hema's house that often sit on the food. In the hurry to finish several courses, she often forgets to cover the food and keep it out of the reach of the children who eat without washing their hands. Hema and her family deficit in the nearby field, making it harder for Hema to go after her 2 younger children and clean them each time they go to the toilet. They also play in the same field bare feet. Hema sometimes forgets to wash her hands after cleaning her children. She finds it hard to clean and wash her 2 younger children every day
and their nails often remain unclipped and dirty. In the absence of tap water, she sometimes uses water from the pond next to the field in the kitchen. Hema and her family often have abdominal pain and loose stools. Recently, her younger child has been complaining of nausea and she has noticed blood in the stool. Hema has herself been feeling very weak. So now you have some subsequent questions as well, and you have to think about those questions. Question है, do you think मेरे ख्याल से सबसे पीछे जो बैठे हैं इन लोगों को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी? अच्छा, तो अबरार सर के आवाज को जो है डाइटिंग करनी पड़ेगी, नहीं, ताकि आवाज हल्का हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली हेमा जो है वो 3 बच्चों की माँ है, जिन बच्चों की उम्र जो है वो है 8 इयर्स, 4 इयर्स एंड 2 इयर्स। उसके हस्बैंड जो है वो डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूर हैं, जो कि हर एक सुबह काम करने के लिए निकल जाते हैं। घर पे जो है कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो इसलिए जो है घर का काम करना, बच्चों को मैनेज करना, साफ सफाई करना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, काफी ज्यादा काम हो जाता है उसके लिए। यूजुअली जो है वो दिन में एक ही बार खाना बना पाती है। अब चूंकि फ्रिज नहीं है तो इसलिए खाना जो है बाहर में ही रखा रहता है। ढेर सारी जो है मक्खियां होती हैं हेमा के घर में और उसके आसपास में, जो कि फूड पर बैठते हैं। बहुत सारे काम को एक साथ पूरा करने के चक्कर में कई बार वो फूड को जो है कवर करना भूल जाती है, और या फिर जो है बच्चों की पहुंच से दूर रखना जो है वो भूल जाती है, और बच्चे जो है वो कई बार क्या करते हैं, बिना हाथ धोए ही फूड जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। हेमा और उसके परिवार के लोग जो है वो बगल वाले खेत में ही जो है डेफिकेट करते हैं, यानी कि लेट्रिन वगैरह करते हैं, और इसलिए जो है हेमा के लिए परेशानी ये होती है कि अब छोटे छोटे बच्चे जो बार बार जाते हैं लेट्रिन करने के लिए, तब उसको साफ करना बार बार जाके, ये भी एक चैलेंज हो जाता है उसके लिए। बच्चे जो है वो उसी खेत में जो है नंगे पैर खेलते भी रहते हैं। हेमा कई बार जो है बच्चों को साफ करने के बाद अपना हाथ धोना भूल जाती है। उसे जो है ये भी मुश्किल होती है कि दोनों बच्चों को जो है हर एक दिन नहाना, साफ सुथरा रखना, ये भी उसके लिए जो है परेशानी का सबब बन जाता है। क्योंकि घर में जो है टैप वाटर होता नहीं है, तो कई बार जो है वो बगल में जो तालाब है उसी का पानी जो है वो किचन में यूज कर लेती है। हेमा और उसके परिवार के लोगों को अक्सर जो है पेट में दर्द होता है और लूज स्टूल्स पास होते हैं, यानी जिसे लोग पतला जो है लेट्रिन कहते हैं, वो पतला लेट्रिन पास होता है। हाल फिलहाल में उसकी जो यंगर चाइल्ड है वो जो है नोजिया का कंप्लेन कर रही है, और उसके स्टूल में यानी कि लेट्रिन में जो है ब्लड भी देखा गया है। हेमा खुद भी जो है काफी कमजोर महसूस कर रही है। तब चलिए, ये हेमा का जो है एक केस स्टडी हुआ। तो आप लोगों के पास जो है, नाउ यू गाइज हैव टू वर्क इन सेपरेट टीम्स नाउ, 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 2 आप दोनों के लिए जो है कुछ क्वेश्चंस हैं। क्या आपको लगता है कि पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिसेस जो है हेमा और उसकी फैमिली की, वही उसके परिवार के फ्रीक्वेंट इलनेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? और आप हेमा और उसके बच्चों को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या एडवाइस दीजिएगा? अब आप दोनों आदमी का टीम है, जो जवाब देना चाहें वो दे सकते हैं, लीजिए। जब बच्चा खाना लेने के लिए अगर खुद से जाता है तो पहले तो हाथ धो लेना चाहिए। अगर Very good. खाना निकाल भी लेता है तो खाना अगर खुला हुआ भी है तो कम से कम कोई बर्तन लेके ढक देना चाहिए। ओके, तो सेकेंड ग्रुप, थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप, आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। आप किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दीजिए, वो आके यहाँ पर देख लेंगे और रिस्पॉन्ड कर देंगे। क्वेश्चन को देख के रिस्पॉन्ड करना है। चलिए मैं क्वेश्चन आपको बता दूं। क्या आपको लगता है कि हेमा की जो कुकिंग और फूड स्टोरेज प्रैक्टिसेस हैं वो उसके परिवार के अक्सर इलनेस के रीजन में है? यस सर। और ऐसा आप क्यों सोचती हैं? सर वो क्योंकि मतलब बच्चे हैं और फिर ये काम जो करती है उसमें वो बिजी रहती है, तो वो कुछ
काम ध्यान नहीं दे पाती है, से खाना वैसे ही रह जाता है, ढकती नहीं है, बच्चे भी मतलब छू देते हैं, तो थोड़ा उसे सतर्क रहना चाहिए, ये सब देख लेना चाहिए कि क्या है नहीं है। ओके, तो आपने ऑलरेडी जो है एडवाइस दे दिया हेमा और उसके हस्बैंड को कि पर्सनल फूड हाइजीन मेंटेन करने के लिए मेंटेन उन्हें क्या करने करना थोड़ा चाहिए। उन्हें ध्यान देना चाहिए, वेरी गुड, सावधानी चलिए बरतनी चाहिए। थैंक यू कलेक्टिवली फॉर ग्रुप 1, 2, 3 and 4. नाउ सर, द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि जो स्टेट ऑफ सैनिटेशन है हेमा के घर के आसपास, वो उसके परिवार के बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? और गुड सैनिटेशन मेंटेन करने के लिए हेमा और उसके हस्बैंड को जो है आप क्या सलाह देंगे, क्या एडवाइस देंगे? वो जो उनके घर के आसपास है तो वो तो सर होगा ही, और उनके जो है उनका सलाह यही रहेगा कि वहाँ पर बच्चे खेलने के लिए जाएं, कोई भी जाएं, लेकिन घर पर आने के बाद हाथ और पैर अच्छी तरह से धोने के बाद ही। अच्छा, और कोई सलाह इस टीम में से कोई और ऐड करना चाहेंगे? गुड। उनको चाहिए कि जो लेटरिन वगैरह जो करें, कहीं साइड में गड्ढा खोद लें, अगर नहीं कोई व्यवस्था है तो गड्ढा खोद लें। थोड़ा उनको हाइजीन के बारे में जानकारी की आवश्यकता है सर, जो उनको लेडीज को भी जानकारी दे दिया जाए, जो आप जो है काम तो करिए, काम तो करना ही है, मगर वो खाना वगैरह को ढक के रखिए। थोड़ा बच्चे जब खाने के लिए जाए तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आप खुद से निकाल के दीजिए, उनको हाथ पैर धोआ दीजिए, और बाहर से आए तो उनका पैर वगैरह धो दिया। वेरी नाइस, थैंक यू मैम, सॉरी थैंक यू सर। माय बैड। यस ध्रुव सर, आपको भी कुछ ऐड करना था? इसमें सर एक चीज ऐड करना चाहेंगे जी। इनमें जो हस्बैंड का रोल रहा है वो जी। कहीं न कहीं उसका हाथ इस काम में, या कहीं न कहीं घर के जो काम में जो है वो उसका हाथ नहीं बटा है। तो सबसे पहले तो उनको भी ये बताया जाए कि इनके पास जो इनके ऊपर जो वर्क का प्रेशर है उसको थोड़ा कम किया जाए, जहाँ तक आपका यथासंभव जहाँ तक सहयोग होते हैं, पहली बात। जी। और सब बात जो बोलते वो हमारे साथी लोगों ने बोल ही दिया है, तो इसमें कुछ चलिए वेरी नाइस सर। चलिए आपने एक हस्बैंड के रोल को भी आइडेंटिफाई किया, दैट्स गुड, राइट। फॉर एग्जांपल जो है लेटरिन करने के लिए गड्ढा तैयार करना या कुछ इस तरह का स्पेस तैयार करना, यहाँ पर हस्बैंड जो है वो भी हेल्प कर सकते हैं, राइट। बच्चों को समझाने में भी हस्बैंड का एक रोल हो सकता है कि पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड कुछ सलाह दे दें। तो क्या वो आप क्या तरह का संदेश दे सकते हैं? संदेश देने से पहले अपने पालन। देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा जो है मैं फिर इंटरजेक्ट करूंगा। जब हम लोग ग्रेजुएशन सेकेंड नहीं थर्ड ईयर में थे तो आई वाज अ मेंबर ऑफ एनएसएस। तो एनएसएस ने जो है एक इसी तरह का एक जो है सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम शुरू किया था। तो उसके लिए एक बेला दुल्ला करके जगह है, अभी भी मुझे जगह का नाम याद है। तो बेला दुल्ला करके एक जगह थी, उस वहां पर एक टोला टाइप का था, ठीक है ना। तो उसको उन्होंने अडॉप्ट किया था अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मोटा मोटी जो ये 7 दिनों का कैंप था। शुरुआती 3-4 दिनों में तो कुछ खास काम नहीं हो पाया था, डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही थी। जब उसके बाद हम लोग गए थे तो पहले बात तो कोई बच्चा जो था, जो भी ग्रुप में थे एनएसएस मेंबर्स, कोई भी खुद जो है झाड़ू लगाने के लिए तैयार नहीं थे कि हम जाके झाड़ू लगाएंगे, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। अब इवेंचुअली लाइक सिंस आई वाज द फर्स्ट वॉलंटियर ऑफ एनएसएस फ्रॉम सीएम कॉलेज, तो मैंने जिम्मेदारी उठाई कि चलो पहली बार हम ही झाड़ू चलाएंगे। तो अब जैसे ही मैंने झाड़ू चलाना शुरू किया तो जो बाकी भी थे, ज्यादातर मेरे जूनियर्स थे, सबने तुरंत झाड़ू पकड़ा, सब जो है झाड़ू जो है वो चलाना शुरू कर दिए। पहले दिन जो है लोगों का यही रिस्पॉन्स था कि लोग बस आ रहे थे, देख रहे थे, जा रहे थे, कुछ लोग आके रुक रहे थे थोड़ी देर। हाँ, मैंने सबको यही इंस्ट्रक्शन जरूर दिया था कि गली में झाड़ू मार सकते हो, नाला किसी का साफ करोगे उससे पहले उनका परमिशन जरूर ले लेना। इसका 2 रीजन था। पहला तो ये हो सकता है कि किसी को कहीं पर पानी बहाने में कोई दिक्कत हो, ये भी तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उनको पता होना चाहिए कि कोई उनके बदले में काम कर रहा है, तो परमिशन मांगने के बहाने ही सही उनसे एक बार बात जरूर कर लेना है। 3 दिन ये प्रोजेक्ट हम लोग का मेन एक्टिविटी चलना था। सेकेंड डे छोड़ दीजिए, थर्ड डे जो है मोहल्ला के लोग भी ऑलरेडी जो है सफाई में लग गए थे। तब तक में खैर काफी कुछ सफाई हो चुकी थी, लेकिन वो लोग जो है ऑलरेडी अब उसमें हाथ बटा रहे थे। हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर थे वो भी उसी मोहल्ले में रहते थे, चौरसिया से। सीएम कॉलेज में अभी भी शायद होंगे ही वो। चौरसिया सर 4 दिन पहले तक बेचारे जो है बहुत ही उदास थे इस प्रोजेक्ट को लेकर
क्योंकि सब मोहल्ले वाले उनसे शिकायत कर रहे थे कि कहां से ही कॉलेज के 50 ठो लड़का को ला के रख दिए हो, मोहल्ला का जो है माहौल खराब हो रहा है। लेकिन जब लास्ट डे, जब एनएसएस के जो यूनिवर्सिटी लेवल के कोऑर्डिनेटर थे वो जब आने वाले थे, मोहल्ला से मोटा मोटी हर एक फैमिली के लोग वहां पर मौजूद थे, एंड दे ऑल थैंक्ड हिम कि सर आपने ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ करवाया। क्योंकि 3 दिन जब उन लोगों ने काम को देखा तो कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को भी ये एहसास हुआ कि नहीं, अगर दूसरा बच्चा आके हमारा काम कर सकता है, और देखिए कॉलेज स्टूडेंट्स के प्रति एक अलग रिस्पेक्ट होता है सब जगह, पढ़ने वाले बच्चों को जो है लोग हमेशा एक आत्मीयता की नजर से देखते हैं। दरभंगा में मैंने काफी अनुभव किया था, तो ज्यादातर लोग उसमें शामिल होने लगे थे। तो देखिए शुरुआत कहीं ना कहीं तो कर सकते हैं। अक्सर यही होता है कि हम कैसे शुरू करें, लोग क्या कहेंगे। आपका मन है, आपकी श्रद्धा है, आप करिए ना। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि लोग क्या कहेंगे। माला पहनाएंगे आपको कि जूता फेंकेंगे, दोनों से आपको जो है दूर रहना है। गीता वाला जो फिलॉसफी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस यही मान के आपको ये काम करना है। अब चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग आ जाते हैं कि 5 F's दैट कैन कॉज इन्फेक्शंस। जब हम लोग हेल्थ एंड हाइजीन की बात करते हैं और सैनिटेशन की बात करते हैं, तो दीज 5 F's आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन। अब देखिए आपका जो है पहला क्या हो गया, आप लोग इस चेन को देख पा रहे हैं बढ़िया से, इस वेब को। फीसिस, फ्लूइड्स, फिंगर्स, फ्लाइज, फील्ड्स, फूड एंड देन द न्यू होस्ट। कि नॉर्मली जो है हमारे बॉडी के अंदर जो मौजूद होते हैं माइक्रोब्स या पैथोजन वगैरह, उसमें से बहुत सारे जो होते हैं वो हमारे फीसिस के साथ रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि कोविड जब आया था तो नॉर्मली कोविड में जो है 15 डेज का रखा गया था क्वारंटीन पीरियड ना। लेकिन कई मेडिकल रिसर्चर्स ने यह बताया कि एक्चुअली कोविड वायरस जो है वो ह्यूमन फीसिस में इन्फेक्शन के 30 दिन 35 दिन के बाद भी मौजूद था। यानी कि आपके जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से वो निकल चुका है, लेकिन अभी भी जो है आपके गट्स में जो है वो वायरस अभी भी मौजूद था। तो इसलिए जो है फीसिस, अब फीसिस के साथ हम लोग कैसे कांटेक्ट में आएंगे? फील्ड में हुआ ये, फ्लाइज इसको कैरी करेगी, फ्लाइज एक मेजर वेक्टर का काम करती है। फिंगर्स, यही फीसिस का जो ट्रेस होगा वो बह के पानी वानी के सोर्सेज में जाएगा, तो फ्लूइड में वो मिक्स होगा। अब यही सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आपके फूड के कांटेक्ट में फिर आएंगे, और जब आप इस फूड को कंज्यूम करिएगा तो वो कहां जाएगा? अब आप लोगों को बढ़िया से याद होगा, ये अवेयरनेस अभी के टाइम में हम लोग को लगता है कि ये तो सबको पता है, राइट? अभी कोई भी आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना कि ये सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। फैक्ट ये है कि बच्चा बच्चा नहीं जानता है। अभी भी सैनिटेशन से रिलेटेड जो अवेयरनेस का लेवल है हमारे एरिया में खास करके बहुत लो है। लोग इतना ज्यादा इन चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। कारण यह है कि इनमें से कुछ जो असर होंगे वो तुरंत आपको दिख जाएंगे, कुछ असर जो है वो थोड़ा लंबा टर्म तक जो है चलता रहता है। इसलिए ये समझने की जरूरत है। जेएम झा सर आप लोगों को बता सकते हैं, बिकॉज ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड अमंग अस। एक टाइम था कि गांव घर में जो है ना, जब डायरिया वगैरह फैलता था तो लोग उसे दैवीय प्रकोप मानते थे। भगवान गुस्सा हो गए, उसी के लिए होता है, बिल्कुल। और सिर्फ ये हमारे यहाँ की बात नहीं है। लंदन, जिस समय की इंग्लैंड एक बड़ा कॉलोनाइजिंग पावर था, वहां पर कोलेरा फैला और लोग जो है उसको जो है ऐसा ही दैवीय प्रकोप मान रहे थे। अब किसी ने उसमें से जाके पता किया कि नहीं भाई, कोलेरा ज्यादा उस जगह पर हो, फलना फलना एरिया जो है यहां पर ज्यादा कोलेरा फैल रहा है। वहां पर जाकर उसने देखा तो वहां का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था उसमें गड़बड़ी मौजूद थी। तो उस बेसिस पर उसने तुक्का लगाया कि नहीं, हो ना हो ये पानी जो है ये कहीं ना कहीं कोलेरा से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि जो बीमारी का जो रीजन है वो पानी में मौजूद है। और तब जो है थोड़ा थोड़ा जो है ये एक मेडिकल अवेयरनेस या कह सकते हैं कि नॉलेज जो बिल्डअप होने लगा कि नहीं, कंटेमिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ सच डिजीजेस। तो इसलिए जो है इस 5F के इस चेन को ब्रेक करने का तरीका क्या है? तो पहला यह है कि अगर ओपन डेफिकेशन ही बंद हो जाए, तो ओपन डेफिकेशन बंद होने से जो है पहला बैरियर हो गया ये
प्राइमरी बैरियर। सेकेंडरी बैरियर क्या हो जाएगा हमारा, कि ये वाला जो चेन है इसको हम ब्रेक करें। ओपन डेफिकेशन अगर बंद होगा तो आपके फील्ड्स वगैरह में जहां से आप ग्रेन वगैरह कुछ भी लेके आते हैं, वेजिटेबल वगैरह लेके आते हैं, उसका कंटेमिनेशन नहीं होगा। इसका कंटेमिनेशन अगर नहीं हुआ तो आपका फूड जो है वो सेफ रहेगा। फ्लाइज वगैरह को अगर हम फूड पे नहीं बैठने देंगे, हम प्रिवेंट कर सकते हैं फर्दर जो है उसके ट्रांसमिशन को। हाथ साफ करेंगे अगर हम प्रॉपरली, राइट, और साथ ही साथ जो है हम कंटेमिनेटेड सोर्सेज से पानी नहीं लेंगे। एक एग्जांपल फिर से आपको दे रहे हैं, इंडिया का बाद में दे देंगे। एक जमाना था जबकि लंदन के लोग जो थे वो टेम्स का पानी पीते थे, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का नया वाला फेज आया था तो ज्यादातर जो वहां पर सुवेज वगैरह सब था ना, वो कचरा भी जो है टेम्स में ही खाली होता था। तो अब इमेजिन कर सकते हैं कि लंदन का एक बड़ा तबका कौन सा पानी पीता था, जिसमें लोगों का जो है मलमूत्र विसर्जित हो रहा है, उसी पानी को जो है लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं। दैट इज हाउ फ्लूइड्स कैन कैरी पैथोजेंस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर, राइट। एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक लेके चला जाता था वो पानी ना। तो यही चीज हम लोग के यहाँ भी होता था। काफी दिनों तक लोग तालाब का पानी यूज करते थे घर में, पीने के लिए भी, कुकिंग वगैरह के पर्पसेस के लिए भी। अब कहीं पर अगर ओपन डेफिकेशन हो रहा है तो बरसात के पानी के साथ तो वो सारा चीज जो है वो तालाब में पहुंच रहा है। तो इसीलिए पहले के टाइम में जो है हर एक साल बरसात के मौसम में ये डायरिया वगैरह बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी, और ये इस लेवल पर होता था, एपिडेमिक स्केल आप कह सकते हैं कि किसी किसी गांव का शमशान घाट जो है ना, वहां पर आग जलना बंद नहीं होता था। एक बॉडी को लोग जला के लौट रहे थे तब तक दूसरा बॉडी जो है वो जा रहा है, और इसीलिए इतना बड़ा स्केल होता था, लोगों को समझ में नहीं आता, तो लोग जो है मानते थे कि ये दैवीय प्रकोप है। अब ऑफ कोर्स जो है गवर्नमेंट जो है इस डायरेक्शन में बहुत कुछ काम कर रही है। अवेयरनेस तो पहले की तुलना में काफी आया है अभी, और अब तो खैर मूवीज का भी कुछ पॉजिटिव रोल रहा है, और कई जगह पर जो है लोग रिलेशन को भी जो है ना तोड़ देते हैं। अगर टॉयलेट नहीं है, रिश्ता नहीं है, बात खत्म करो। नहीं, रियल लाइफ में भी हो रहा है ये, है कि नहीं। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट की भी जो स्कीम्स आई थी, लीव द डिपार्टमेंटल इनएफिशिएंसीज असाइड, कम से कम प्रयास तो पहली बार किया गया कि लोगों को जो है टॉयलेट के इंपॉर्टेंस के बारे में जो है बताया जाए, और इस तरह के सैनिटेशन और हाइजीन के इंपॉर्टेंस को समझाया जाए लोगों को। और न्यूट्रिशन में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि वीडियो में भी कवर किया गया था, वो है एनीमिया के बारे में अवेयरनेस। वी आर गोइंग टू नो लाइक क्विकली टॉक अबाउट दिस होल थिंग। हम लोग जो है एनीमिया के कॉजेज को पढ़ेंगे, कैसे पहचानिएगा किसी को एनीमिया हो गया है, सोर्सेज ऑफ आयरन, एनीमिया के प्रिवेंशन के क्या कदम हो सकते हैं, ये सब चीज जो है हम लोग जानेंगे। एक बार हम लोग इसको क्विकली पढ़ लें।